हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। अभी हम लोग आप लोगों को अक्टूबर महीने में मॉडल एक्टिविटी टास्क जो मिला है उसके प्रश्नों को हल कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज हम लोग भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको हमेशा ही मिलते रहें। वैसे आप जानते हैं इस चैनल पर अभी तक हमने अक्टूबर महीने के एक्टिविटी टास्क के साथ यानी 2021 के एक्टिविटी टास्क 4 के अंतर्गत गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इस प्रकार इतिहास और भूगोल, इन सभी सब्जेक्ट्स को हल किया है। यदि आपने उन वीडियोस को देखा है तो ठीक है, यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी आराम से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले एक्टिविटी टास्क 4 में भौतिक विज्ञान के लिए जो प्रश्न पूछे गए थे उसे देख लेते हैं। अभी अपने स्क्रीन पर तुम लोग अक्टूबर महीने के एक्टिविटी टास्क के तहत भौतिक विज्ञान में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे देख पा रहे हो। इस प्रश्न में पहला जो प्रश्न है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। 3 प्रश्न दिए गए हैं और हर एक के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 2 ट्रू फॉल्स टाइप प्रश्न है। जो प्रश्न सही है उसमें T और जो गलत है उसमें हमें F लिखना है। प्रश्न संख्या 3 के तहत 4 प्रश्न दिए गए हैं और हर प्रश्न के लिए 2 अंक हमें निर्धारित किए गए हैं, यानी कुल 8 अंक इस प्रश्न को हल करने से हमें मिलेगा। और प्रश्न संख्या 4 में हमें कुल 2 प्रश्न दिए गए हैं और हर एक का अंक 3 निर्धारित किया गया है, यानी इन प्रश्नों को हल करने से हमें 6 अंक मिलेंगे। तो ये जो प्रश्न है अपने स्क्रीन पर है तुम्हारे, इसको देख लो और हम लोग चलते हैं प्रश्न के हल की तरफ। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसके अंतर्गत हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कुल 3 अंक इन प्रश्नों को हल करने के बाद हमें मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है 1.1, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। इसे समझने के लिए सबसे पहले जान लें कि विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है वह है कूलम्ब। इसे हम लोग C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कूलम्ब की परिभाषा क्या है? तो कूलम्ब की परिभाषा है बंद परिपथ के किसी बिंदु से होकर प्रति सेकंड जिस परिमाण में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पेयर हो जाती है उसे 1 कूलम्ब कहा जाता है। तो अभी जो हमारा उत्तर था वह है ऑप्शन डी, कूलम्ब। 1.2, यदि किसी चालक के प्रतिरोध और धारा प्रवाह का समय स्थिर रखकर विद्युत धारा का प्रवाह 2 गुना कर दिया जाए तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी गुना बढ़ जाएगी। आप देखिए, जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह समानुपाती होता है I² इंटू R इंटू T, जहाँ I विद्युत धारा की तीव्रता, R चालक का प्रतिरोध और T धारा प्रवाह का समय। यहाँ चालक का प्रतिरोध और धारा प्रवाह का समय को स्थिर रखा गया है और धारा प्रवाह की तीव्रता को 2 गुना कर दिया गया है, यानी I अब हो गया है 2I। तो हमारा जो H है वह वेरीज एज होगा 2I होल स्क्वायर, यानी H वेरीज एज होगा 4I स्क्वायर, यानी पहले जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी अब उसकी 4 गुनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी हमारा जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी। 1.3, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युत विच्छेदन के दौरान विद्युत विच्छेद्य के माध्यम से विद्युत धारा ले जाया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन डी, धनायन और ऋणायन दोनों के द्वारा। वैसे 1.2 और 1.3 ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को MCQ एडेप्टेशन पैकेज जो NS के लिए प्रश्न दिया गया था उसमें ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए थे और हमने इन दोनों का ही हल किया था। मुझे आशा है आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको भी उत्तर आता होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निर्धारित करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत, यानी जो कथन सही है वहाँ T लिखना है और जो गलत है वहाँ हमें F लिखना है। यहाँ भी आप देख रहे हैं हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और हर एक प्रश्न का अंक 1 रखा गया है, यानी कुल 3 प्रश्न
और 1 अंक का है सभी, यानी हमें कुल 3 अंक मिलेंगे इस प्रश्न को हल करने के बाद। पहला प्रश्न है 2.1, एक निश्चित तापमान पर नाइट्रोजन के संबंध में गैस का वाष्प घनत्व हाइड्रोजन के संबंध में गैस की तुलना में अधिक होता है। क्या यह कथन सही है? नहीं, यह कथन गलत है। क्यों? नाइट्रोजन के सापेक्ष किसी भी गैस का वाष्प घनत्व हाइड्रोजन की सापेक्ष कम होता है, न कि अधिक होता है। हमें यहाँ अधिक कहा गया है, जबकि उत्तर कम होगा। 2.2, धातुओं की विद्युत चालकता पिघले हुए इलेक्ट्रोलाइट्स की तुलना में कम होती है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि किसी भी धातु की चालकता अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स की तुलना में हमेशा अधिक होता है, क्योंकि धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक मिलते हैं। 2.3, तांबे के इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइज्ड होने पर जलीय घोल में क्यूप्रिक आयनों की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। यह कथन बिल्कुल ही सही है। तांबे के इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइज्ड होने पर जलीय घोल में क्यूप्रिक आयनों की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इसी प्रकार अक्टूबर महीने के यानी एक्टिविटी टास्क 4 के अंतर्गत जो हमने गणित, जीव विज्ञान, इतिहास और भूगोल इन विषयों को हल किया है, आप उसे भी अवश्य देखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, ओम के नियम को लेखाचित्र के रूप में व्यक्त करें। इसका उत्तर तुम्हारे स्क्रीन पर। ओम के नियम का सत्यापन एवं लेखाचित्र प्रदर्शन। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं तथा तापमान स्थिर हो तो उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी V वेरिजेस I, या V = I × R, जहाँ R क्या है? एक स्थिरांक है, और इसे हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि हम लोग चालक के विभवांतर को x अक्ष और विद्युत धारा के प्रवाह को y अक्ष पर प्लॉट करें तो हमें इस प्रकार का एक ग्राफ मिलता है। यह जो ग्राफ होता है वह सरल रेखा को व्यक्त करता है, और यह मूल बिंदु से गुजरती है, यानी इस लेखाचित्र से यह प्रमाणित होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती है। मैं आशा करता हूँ यह उत्तर तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करते जाओ, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करो। चलते हैं प्रश्न 3 के दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। 3.2 प्रश्न है, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है? उत्तर है, विद्युत फ्यूज टीन और शीशे की मिश्र धातु का बना एक विद्युतीय उपकरण है जो विद्युत परिपथ में धारा के अत्यधिक प्रवाह को रोकता है। इसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक काफी कम होता है। फ्यूज तार लाइव वायर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कई परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है कि फ्यूज तार को लाइव वायर के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? उत्तर होगा श्रेणी क्रम में। परिपथ में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होने पर फ्यूज गलकर टूट जाता है और परिपथ सुरक्षित बचा रहता है। फ्यूज तार की मोटाई परिपथ में धारा प्रवाह की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाती है। फ्यूज तार का प्रतिरोध लाइव वायर के प्रतिरोध से अधिक होता है। प्रश्न संख्या 3.3, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखने का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, एक विद्युत बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट 100 वाट लिखने का तात्पर्य है कि इस विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विभवांतर वाले विद्युत परिपथ में जोड़ा जाएगा तो विद्युत बल्ब प्रति सेकेंड 100 जूल विद्युत धारा खर्च करेगी, और इस अवस्था में यह सबसे तेज प्रकाश देगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3.4, प्रबल विद्युत विच्छेद्य का सूत्र और दुर्बल विद्युत विच्छेद्य का सूत्र लिखिए। तो पहले हम लोग ये जान लें कि प्रबल विद्युत विच्छेद्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दुर्बल विद्युत विच्छेद्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? प्रबल विद्युत विच्छेद्य वे विद्युत विच्छेद्य जिनके अणु पूर्ण रूप से विद्युत आवेशित कणों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें
प्रबल विद्युत विच्छेदी कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी का जो सूत्र है वह हमने अंडरलाइन कर दिया है। प्रश्न में सिर्फ ये सूत्र पूछा जा रहा है। अब दुर्बल विद्युत विच्छेदी को हम देख लें। वे विद्युत विच्छेदी जो पूर्ण रूप से विद्युत आवेशित कणों में विभक्त नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल विद्युत विच्छेदी कहते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये थे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ यौगिक जिनका सूत्र यहाँ बताया गया है। मैं आशा कर रहा हूँ कि तुम्हें यह वीडियो अच्छा लग रहा है, इसीलिए तुम यहाँ तक इस चैनल पर हो। इस चैनल पर तुम MCQ एडेप्टेशन पैकेज के तहत जो गणित के 30 प्रश्नों को हल किया था हमने, उसे इस वीडियो में देख सकते हो। इसके अलावा बहुत MCQ एडेप्टेशन पैकेज के तहत भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इनके प्रश्नों को भी इस चैनल पर इन वीडियोस को तुम अवश्य ही देख सकते हो। वैसे इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से भी उसे तुम देख पाओगे। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4, यहाँ 3 अंक के कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी इस प्रश्न को हल करने पर हमें 6 अंक मिलेंगे। 4.1 पहला प्रश्न है, लेंज के नियम को ऊर्जा संरक्षण के रूप में समझाइए। इसका उत्तर है, सबसे पहले हम लोग लेंज का जो नियम है उसे देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह अर्थात प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न होती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। लेंज के नियम की परिभाषा से हम जानते हैं कि प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट का हमेशा उस कारण से विरोध होता है जो इसे उत्पन्न करता है। इसीलिए विरोधी ताकत के खिलाफ अतिरिक्त कार्य किया जाता है। विरोधी बल के विरुद्ध किए गए कार्य के फलस्वरूप चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होता है और इसीलिए विद्युत धारा प्रेरित होती है। किया गया अतिरिक्त कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, जो ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4.2 की तरफ। 4.2, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से 5 ग्राम गैसीय हाइड्रोजन तैयार करने के लिए 50% शुद्धता के कितने जस्ते की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम लोग जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होने से जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है उसका समीकरण देख लेते हैं। इस समीकरण में तुम लोग देख रहे हो कि Zn, इसका मोलर मास है 65.5 ग्राम और जो हाइड्रोजन उत्पन्न हो रहा है वह है 2 × 1 यानी 2 ग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि 65.5 ग्राम जस्ता से 2 ग्राम हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। चूंकि 65.5 ग्राम जस्ता से हमें 2 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होता है, लेकिन जो जस्ता की शुद्धता है वह है 50%। इसीलिए 50% शुद्ध जस्ता से उत्पन्न हाइड्रोजन की मात्रा ये होगा 2 ग्राम का 50% यानी 1 ग्राम। इसीलिए एक ग्राम H2 के लिए 65.5 ग्राम Zn यानी जिंक की आवश्यकता होती है। इसीलिए 5 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 65.5 × 5 ग्राम Zn की आवश्यकता होगी, यानी इसे
गुना करोगे तो हमें मिलेगा 327.5 ग्राम और यही है हमारा आंसर। इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही हम इस वीडियो के अंतिम भाग की तरफ आ गए हैं। इस चैनल पर बने रहने के लिए तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।